अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म को लेके, क्योंकि हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन जो से हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे कि किसी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा है, उतनी ही अच्छी वो बॉडी के ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं। और मेटाबॉलिज्म में जहाँ ख़राबी आती है तो उसके ऑर्गन्स में ख़राबी आना स्टार्ट हो जाती है। अब जो फैटी लीवर, हार्ट डिजीज़, जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हो गई, अर्थराइटिस हो गया, स्पेशली फैटी लीवर हो गया, इन सब के लिए मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो अपने जो हार्मोन्स हैं T4 तो वो बना रहा होता है, ठीक है। अक्सर जो उनसे होते हैं पेशेंट होते हैं उनमें T4 तो बन रहे होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स में आ रहा होता है T4 का लेवल ठीक है। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप लोग ना अपने सिम्टम्स पे जाया करें कि सिम्टम्स हमारी बॉडी क्या बता रही है। आप लोग रिपोर्टों के पीछे भागते हैं, तो अब वो बॉडी T4 तो बना रही होती है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, थायराइड हार्मोन की। अब इसके लिए इसका रिलेशनशिप आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। जो फैटी लीवर है, जो थायराइड के पेशेंट हैं, जिनको घुटनों का पेन होता है, ये सारे के सारे इश्यूज जो उनसे हैं उन सबसे रिलेटेड है। तो अब वो T4 तो बन रहे हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, जिस्म के अंदर पड़े हुए हैं। ये हार्मोन्स कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हैं जब तक वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। उसे एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए लिवर ने अपना काम परफॉर्म करना है। अब लिवर जौन सा है वो अकेला ये काम नहीं करता है, वो मुख्तलिफ वाइटामिन्स, मिनरल्स की मौजूदगी में जौन सा है ये इसको एक्टिवेट करता है। उसके लिए जिस्म का मेटाबॉलिज्म ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोगों ने अब किसी एक चीज़ से आप लोग जिस तरह से मॉर्निंग ड्रिंक मैंने आप लोगों को बताया वो भी आप लोगों का मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा। ये हर वीडियो लिंक्ड है इन चीज़ों के साथ। आप लोग एक वीडियो को देखते हैं और उसी में ही सारे सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हमें मिल जाए। हमारे जिस्म को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर एक जोन सी चैनल पर औरत आई हैं, उन्होंने कहा उन्होंने वो वीडियो भी आई थिंक कि उन्होंने नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर देखी होती ना मुझसे ये ना कहती। उन्होंने पूछा कि जो सा मेरी बेटी 11 साल की बेटी है, उसके फेस पे छाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो मुझे कोई सनस्क्रीन बता दें उसके लिए। अब छाइयाँ पड़ी हुई हैं 11 साल की बच्ची के फेस के ऊपर, इसका क्या मतलब है? उस बच्ची का लिवर फैटी हो चुका हुआ है, वो थायराइड की तरफ जा रही है और उसका जिस्म इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है उसकी बॉडी, ठीक है। उसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है जिसकी वजह से उसका लिवर भी खराबी आई है और थायराइड की तरफ। और बच्ची यकीनन थायराइड की पेशेंट भी बन चुकी होगी। जो इंडिया से एक वो थी, उनकी 11 साल की बच्ची, 10.5 साल 11 साल की बच्ची थी, वो थायराइड की पेशेंट थी। अपने बच्चों की वो देखा करें कि उनको वो किस तरह के सिग्नल दे रहे हैं। उनको चिड़चिड़ापन, उनका वेट ज़्यादा होना, उनके फेस के ऊपर कोई निशान पड़ना, कईयों में छाइयाँ पड़ जाती हैं, कईयों में ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं, कईयों में वाइट धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सारे सिग्नल बॉडी सिग्नल साथ साथ दे रही होती है। तो अब देखें आप लोगों ने, और सोल्यूशन आप लोग ढूंढ रहे होते हैं, कोई मेडिसिन और किसी मेडिसिन की कोई गोली हो जाए तो वो उसका सोल्यूशन निकाल दे। ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को उस मिनरल्स की, वाइटामिन्स की कमी है जिसकी वजह से ये इशू हो रहा है। और मुझे इन बच्चियों की बहुत फिक्र है। आप लोग खुद देखें, बच्चियों ने जाके आगे शादी होनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है सारी तरह की, तो वो कैसे कर पाएंगी इतने बीमारियों के साथ? और ये थायराइड और मेटाबॉलिज्म जो सा है, ये सारे मेटाबॉलिज्म की गेम है। वेट गेन होना, बीमारियां होना, इस मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल करना है हम लोगों ने, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को समझ के, और आप लोग समझा करें कि ये क्या, अगर आप समझ के सुन के करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ हमने कितनी मिकदार में खानी है और हमने खानी भी है कि नहीं खानी है। अब जिस तरह से मैंने वो कांजी की वीडियो डाली थी, वो किसी ने उसकी वो सिर्फ देख के गिलास में क्या है, वो उन्होंने नीचे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, गाजर का जूस है इसमें। और मुझे इतना दुख होता है कि मुझे 4 साल लगे हैं यहाँ पे पहुँचने में, मेरे पास कोई साइदा नहीं थी। आप लोगों के पास साइदा है, सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी पूरी कोशिश होती है ये वीडियो जो मैं इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड दे रही हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, लोगों को मुझसे बात करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मैं जॉब पर्सन हूँ तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं डिटेल में मैसेज कर करके एक एक को बताऊँ। तो मैं पूरी वीडियो में ही पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों के रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, अब जो थायराइड के पेशेंट नहीं भी हैं, उन मेटाबॉलिज्म सबका ठीक होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोगों ने अपने न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से वो स्ट्रीमलाइन करना है, वो आप लोगों को समझ के वो चलेंगे तो वो सारा कुछ ठीक हो पाएगा। अब सेलेनियम मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि जो सेलेनियम होता है ये हमारा जो लिवर होता है, विटामिन डी भी इसके लिवर के लिए ज़रूरी है। जो थायराइड के पेशेंट हैं और फैटी लिवर के पेशेंट हैं, विटामिन डी लेवल आप लोग ठीक कर लेंगे तो समझेंगे, ये मत समझिएगा कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया। विटामिन डी तो लेना ही लेना है। बाकी सेलेनियम का सप्लीमेंट
सप्लीमेंट नहीं लेना है। ये मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल का क्या मतलब होता है कि ये हमें बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है और इसे हमारा जिस्म नहीं बना पाता है और ख़ुराक के थ्रू भी हमें हासिल नहीं हो पाता है। पहले के जो से ज़माने थे वहाँ पे जो हमारी फसलों के थ्रू और हमारे खानों के थ्रू ही हमें पूरा हो जाता था। अब उसकी क्या रीज़न है कि उसमें बार बार फसलें उगा के और उसमें बैड बैक्टीरिया, उसमें जो खाद को स्प्रे करते हैं, अब उसको आप लोगों ने समझना है। जिस तरह से हमारे अंदर बैड और गुड बैक्टीरिया है, इसी तरह ज़मीन के अंदर भी बैड और गुड बैक्टीरिया है। जब वो खादों को उसको जरखेज़ नहीं होने देते, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ते नहीं हैं मट्टी को कि उसे जरखेज़ी, उसके अंदर सारे मिनरल्स वाइटामिन आ जाएँ, उसके पूरे हो जाएं, तो फिर पानी उसे लगाएं, उसे थोड़ा टाइम दे उसको जरखेज़ होने के लिए। वो अपना पैसा कमाने के लिए जो किसान है, जो बल्कि मेरे चैनल पे कुछ सुन रहे हैं, कुछ इससे रिलेटेड हैं, तो वो प्लीज़ इस तरफ अपना फोकस वो करें कि ज़मीनों को थोड़ी देर के लिए छोड़ा करें और वो स्प्रे जो उनसे खादें आपको नहीं करनी पड़ेंगी, जो पैसे आप उधर वेस्ट करते हैं। क्योंकि कीड़े किस वजह से आते हैं, वो बैड बैक्टीरिया किस वजह से उनमें पैदा होते हैं फसलों में, क्योंकि उनकी मिट्टी के अंदर वो सारे जो उनसे ये सेलेनियम हमें पहले मिट्टी से हासिल होता था, मिट्टी के अंदर पाया जाता था और वहाँ से वो पौधों में आता था और वहाँ से हम लोग खाते थे और हमारे जिस्म में आता था। अब वो मिट्टी के अंदर ही नहीं है क्योंकि उसको जरखेज़ ही नहीं होने दिया जा रहा है। तो आप लोग उसको फसलों को करने के लिए जो उन्हें नेचुरल चीज़ें डालें, जैसा कि ये फ्रूट वगैरह के छिलके वगैरह हो गए, पत्तों के छिलके वगैरह हो गए, इनको ज़मीन में दबा के इनकी वो खाद बनाएं और वो आप लोग इसे ज़मीनों को छिड़काएं और उसे पानी दें और उसे थोड़ा टाइम दें, उसे रेस्ट टाइम दें। उससे फिर वो कितनी हमारी वो जो होगी उससे फसलें बनेंगी, जो भी हम खाएंगे। इस गंदम भी अब खाने के काबिल नहीं रही है, जो कि हमारी बेसिक नीड है, एक बेसिक चीज़ है। तो वो मैं मना कर रही हूँ कि मत खाएं और उसकी रीज़न यही है कि वो उसमें वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स की बजाय वो नुकसानदेह सारी चीज़ें वो इन फसलों में शामिल हो रही हैं। बल्कि अब तो जो बाहर के मुल्कों में हैं वो तो सब्जियां खाने से भी मना कर रहे हैं कि भाई इनमें जो से हैं वो पेस्टिसाइड स्प्रे हुए हैं, तो इस वजह से ये भी खाने के काबिल नहीं है। तो प्लीज़, पाकिस्तान एक जरखेज़ मुल्क है, तो इसमें आप लोग जो सा है वो अपना कंट्रीब्यूशन करें और अपनी फसलों को इस तरह वाली खादें डालें जो ये कचरा इकट्ठा करें घरों से। बल्कि ये जो फ्रूट वगैरह खाते हैं, इनके छिलके और सब्जियों के जो बनाई जाती हैं उनके छिलके इनको दबा के इनकी खाद बना के ये डालें, फिर सेलेनियम और सारी चीज़ें हमारी उसमें आएंगी खानों में। अब पता चल गया कि हमें सेलेनियम नहीं मिल रहा है खाने के थ्रू, हमारी डाइट के थ्रू वो पूरा नहीं हो पा रहा है वेजिटेबल सोर्स से। अब जो ब्राज़ील नट्स है उसमें ये 90 इसकी हमारी डेली रिक्वायरमेंट सेलेनियम की होती है 96 माइक्रोग्राम, वो जो कि ब्राज़ील नट्स में बहुत ज़्यादा होता है। ब्राज़ील नट एक भी खा लेंगे तो उससे वो हमारे पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब वो ब्राज़ील में ही उगाया जाता है, वहाँ की मिट्टी उसके काबिल है, उसकी पैदावार करने के सल्फ़र नहीं चाहिए होता है ना, उस मिट्टी में सल्फ़र की मिकदार कम होनी चाहिए जहाँ पर ये वहाँ पर ये ग्रो करेगा। तो वो ब्राज़ील की जो सी मिट्टी है वहाँ पर वो सल्फ़र कम मिकदार में पाया जाता है, वहाँ पर ये ग्रो होता है। तो अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में रहते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, जो वो इंपोर्ट वहाँ से होता होगा तो महंगा होगा, तो थोड़ा अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लोग ले सकते हैं, अदरवाइज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाकी सोर्सेज आप लोगों को सारे समझा रही हूँ कि आप लोगों ने अपना सेलेनियम किस तरह से पूरा करना है, ठीक है। ये उससे हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो दलिए होते हैं, ठीक है, जो दलिए में भी थोड़ी, लेकिन ये हमें जो प्लांट बेस मिलेगा ना थोड़ी थोड़ी मिकदार में मिलेगा, तो थोड़ा, और हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी मिकदार में सभी से पूरा कर लेना है। अब दलिया जो सा है उसमें पाया जाता है। अब दलिया कौन से वाला, जो ये डिब्बों वाले दलिए आप लोग ओट जो से हैं जी, रेडीमेड ओट जो से हैं, वो आप लोग खाने के वो आदी बने हुए हैं, वो आप लोगों ने नहीं खाने। उस पर मैं अलग वीडियो डिटेल में बनाऊंगी कि कितने नुकसानदेह वो होते हैं। तो आप लोगों ने वो चक्की का दलिया, ठीक है ना, और जो गंदम जिन्होंने नहीं खाने, जो ग्लूटेन फ्री डाइट पे है, वो जौ का दलिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाजरे का दलिया, जौ का दलिया, और चक्की का यूज़ करना है। उसके साथ उसके वो छिलका भी साथ में ही होता है, तो वो फिर तब उसके न्यूट्रिएंट्स हमें पूरे मिल पाते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं उनको चक्की का वहाँ पे नहीं होगा, वो लोग स्टील कट वहाँ पे वो मिलेगा, स्टील कट के नाम से आप लोगों ने वो स्टील कट दलिया लेना है। उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, उसे हल्की आँच पर आप लोगों ने वो पानी में कुक करना होता है, स्टीम में करके हल्की आँच के साथ उसे कुक करेंगे तो थोड़ा सेलेनियम आप लोगों को उस दलिए से मिल जाएगा। उसके बाद
थोड़ा राइस से मिल जाता है, सी फूड से मिल जाता है। राइस मैंने आप लोगों को बताया हुआ हफ्ते में 1-2 मरतबा आप लोग खा सकते हैं। तो जो मेरा राइस पे वीडियो भी है, रोटी और राइस पे भी है, खाली राइस पे भी है, वो आप सारा समझ सकते हैं, किस टाइम पे खाना है, कितनी मिकदार में खाना है, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों को सी फूड जो सी हैं उसमें ये सेलेनियम अच्छी मिकदार में पाया जाता है, लेकिन अब सी फूड हमें हर टाइम अवेलेबल नहीं है। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में उसकी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, यहाँ पर इतनी वैरायटी भी नहीं होती है और थोड़े अरसे के लिए वो आती हैं, लेकिन जब आती हैं आप लोग सी फूड खा सकते हैं, उससे आपका सेलेनियम पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसमें रेड मीट जो सा है ना, अंडे की जर्दी में थोड़ा पाया जाता है। अंडे तो मैं आप लोगों को कहती हूँ ना, 2 से 3 अंडे आप लोगों ने खाने हैं, उसकी जर्दी से थोड़ा सेलेनियम आप लोगों को हासिल हो जाएगा। अब जो इंडिया के हैं लोग जो एनिमल सोर्स नहीं यूज़ करते हैं वो और गुड क्वालिटी, बात है गुड क्वालिटी की भी, आप प्लांट सोर्स से अगर मैं बता रही हूँ, ब्राज़ील नट्स से 96 माइक्रोग्राम पूरा होता है, लेकिन वो उसकी क्वालिटी, प्लांट की जो क्वालिटी है वो एनिमल सोर्स के बराबर नहीं है। मैं गुड क्वालिटी की जहाँ बात करूँगी ना तो वो एनिमल सोर्स होगा, ठीक है। तो वो अब किस तरह से अपना सेलेनियम वहाँ पे, अब थायराइड के पेशेंट इतने ज़्यादा, हम पाकिस्तान से भी ज़्यादा मिकदार में इंडिया में पाए जाते हैं। रीज़न यही है कि वो लोग जो उनसे हैं वो एनिमल सोर्स से ना प्रोटीन उसका हासिल करते हैं। अब प्रोटीन अब देखें कितना ज़रूरी है, जो हमारे थायराइड हार्मोन मैंने आप लोगों को बताया है T4 इनएक्टिव होते हैं, T3 एक्टिव फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए लीवर कन्वर्ट करता है और फिर वो जाके स्टोर प्रोटीन में ही होते हैं हमारे जिस्म के अंदर। उनको स्टोर होने के, क्योंकि एकदम तो सारे यूज़ नहीं हो जाते ना, वो स्टोर हो जाते हैं, फिर जितनी मिकदार में बॉडी को चाहिए होते हैं वो थोड़े थोड़े फिर वो बॉडी यूज़ करती रहती है वहाँ से। अब वो स्टोर भी प्रोटीन में होने हैं, तो अगर आप अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन नहीं लेंगे तो आप लोगों का ये इशू कैसे सॉल्व होगा। और मेडिसिन जो सी हैं वो आपको इसके रिवर्सल की तरफ नहीं लेके जाएंगे, वो वक्ती तौर पे थोड़ा आराम दे रही होती हैं, अंदर से सब खराबी वैसे ही आपके चल रही होती है। अच्छा, तो अब आप लोगों ने इसको अंडे, प्लीज़ जो इंडियन है वो अंडों से अपना स्टार्ट करें, ठीक है। और जो एलर्जी जिनको होती है ना, अंडों से एलर्जी करती है उसकी सफ़ेदी, आप लोग उसकी जर्दी, मैंने कहा कि सेलेनियम जर्दी में पाया जाता है, तो आप लोग जर्दी से स्टार्ट करें। 1 अंडे की जर्दी पे आएँ, 2 अंडे की जर्दी पे आएँ, फिर 1 उसमें वाइट एग ऐड कर लें, फिर 2 वाइट एग ऐड कर लें जर्दी में, ठीक है। जर्दी समेत आपने खाने हैं। लेकिन जिनको एलर्जी है, जो पाकिस्तान में भी इतने मैसेजेस कर रही होती हैं कि हमें तो अंडे से एलर्जी है, एलर्जी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी जो सी है, एलर्जी ये कोई बीमारी नहीं है, ये आप लोगों में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, एक विटामिन डी डेफिशिएंट है, आप लोग वो अपना लेवल ठीक करेंगे। मेरा वीडियो सुन लीजिएगा कितनी रिक्वायरमेंट होती है और कहाँ से पूरा करना है, ठीक है, विटामिन डी का वीडियो। तो आप विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं जिनको एलर्जी हो रही होती है इससे। उसके अलावा वो लोग अल्कलाइन उनके बॉडी हुई होती है, मैदे उनके जो से वो एसिड, उनकी बॉडी एसिडिक हुई होती है, मैदे अल्कलाइन हुए होते हैं, तो उन्होंने अपनी बॉडी को अल्कलाइन करना है। वो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक आप लोग पिएँ, वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करें। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि 1 अंडा कम से कम ऑमलेट की फॉर्म में यूज़ किया करें, उसमें वेजिटेबल्स डाल के। वो मेरी इसी वजह लोग मुझसे पूछ रही होती हैं कि हम बॉयल एग खा लें, मैं कहती हूँ नो, आप लोग उसका ऑमलेट यूज़ करें सब्जियां डाल के। रीज़न क्या होती है कि मैं उसे अल्कलाइन करवा रही होती हूँ, ठीक है। अब समझ आइए मैं क्यों कहती हूँ बॉयल एग नहीं खाना है। तो कम से कम 1 अंडे का ऑमलेट आप लोग दोनों खाने हैं, दोनों खा लें। एक इसलिए कहती हूँ कि हम लोगों को सेलेनियम भी और इसके फ़ायदे जर्दी के तब हासिल हो पाएंगे जब वो थोड़ी सी अनकुक होएगी, ठीक है ना, जिसे कहते हैं आधी पकी हुई होगी। तो वो फ्राई अंडे में हम इस तरह से हासिल कर सकते हैं। जो आप ऑमलेट बनाएंगे उसमें तो सारी कुक हो जाती है, तो फिर भी लेकिन खाना है किसी ना किसी फॉर्म में। 1 अंडे को ऑमलेट में कर लें, 1 को आप लोग फ्राई कर लें, ठीक है। मैं 1 एग जो है ऑमलेट में यूज़ करती हूँ, 2 जो से हैं मैं वो फ्राई यूज़ करती हूँ, 3 अंडे मैं खाती हूँ। तो आप लोगों को एलर्जी वगैरह कुछ नहीं होगा जब आप लोग अपने सारे न्यूट्रिएंट दूसरे भी पूरे करेंगे, ठीक है। आप कुछ अब अंडे की जर्दी से आप लोगों ने हासिल कर लेना है। उसके बाद जो मीट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लिवर हो गया उसका, बकरे का या बीफ के में ज़्यादा K2 भी पाया जाता है और सेलेनियम भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसकी किडनी में, उसके लिवर में, ये आप लोगों ने, और खाने थोड़ी थोड़ी मिकदार में होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने भर भर के नहीं खाने होते हैं, इसकी डाइजेशन में भी इशू होता है। तो 3 से 4 बोटियाँ हम लोगों को चाहिए होती हैं, तो ये आपको वहाँ से भी हासिल हो जाएगा। उसके बाद रेड मीट में, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी में रेड मीट में पाया जाता है। आप लोग रेड मीट जो है वो अपनी लाइफ में ऐड करें और सेलेनियम का लेवल आप लोगों ने अच्छा करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने ये सब कुछ खा लिया है। अब ये सेलेनियम कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि कैंसर होने का बायस बन रहे होते हैं, ये सेलेनियम उन फ्री रेडिकल्स को कम करता है। और इसकी मुनासिब मिकदार ही जितनी 90 to 100 माइक्रोग्राम ही खाना है। अगर ज़्यादा खाएंगे तो फिर टॉक्सिक वो करेगा बॉडी को के लिए, जैसे कि वो आप लोगों का न्यूरो का, अगर
मुनासिब मिकदार में खाएंगे तो ये दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और अगर एक्सेस कर देंगे तो ये फिर वही दिमाग की हेल्थ के लिए बुरा हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने मुनासिब मिकदार का ज़रूर इसका ख्याल रखना है कि जो ये मुनासिब में इसको क्वांटिटी में यूज़ करना है इसको, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अब रेड मीट, अब मैंने ये बता दिया है कि ये एनिमल सोर्स इसका बेस्ट है। अब और जो वीट का भी बताया, अगर आप दलिए का बताया, आप लोग जो ग्लूटेन का इशू है वो लोग दलिया वीट का नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद जो रेड मीट है, आप लोगों ने खा तो नहीं है ये चीज़ें, मशरूम में भी पाया जाता है, ठीक है। मशरूम भी आप लोग जब इसका सीज़न होता है, वाइट मशरूम मिल जाती हैं पाकिस्तान में ईजीली, किसी अच्छी सब्ज़ी वाले से मिल जाती हैं, और 200 में इतनी क्वान्टिटी में होती हैं कि आप लोगों का 1 वीक निकल जाए। तो वो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा अपने ऑमलेट में भी वो डाल सकते हैं मशरूम, तो वो मशरूम में भी पाया जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि अब वो प्रोटीन भी उससे हासिल हो जाएगी मशरूम के थ्रू, और विटामिन डी भी हासिल हो जाएगा, थोड़ी मिकदार में विटामिन डी भी मशरूम में पाया जाता है, वो भी हासिल हो जाएगा उससे। अब ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने प्रोटीन खा लिया है तो आपको सेलेनियम भी लग गया है, आपको जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स उसमें चाहिए थे वो आप लोगों को हासिल हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपका साथ में स्टमक एसिड होना चाहिए, आप लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए। तो इस वजह से आप लोगों ने इसके लिए आप लोगों ने अपने उसके स्टमक एसिड पे काम करना है। अब यहाँ पर जिन लोगों को इसका इशू आ रहा है ना, एप्पल साइडर विनेगर जो यूज़ कर रहे हैं और वो कह रही हैं कि हमें लूज़ मोशन आते हैं और हमें उससे भी आराम नहीं आ रहा, तो एप्पल साइडर विनेगर आपके लूज़ मोशन होने की वजह नहीं बन रहा है। आप जो खाना खा रहे हैं ना, आपके जिनको लूज़ मोशन आ रहे हैं उसकी रीज़न पता है क्या है? उनका पित्ता काम नहीं कर रहा है, उनका लीवर सही तरह से काम नहीं कर रहा है। लीवर जोन सा है वो बाइल जोन सा जूस पैदा करता है, वो जाके पित्ते में स्टोर होता है, पित्ता उसे प्रोड्यूस नहीं करता है, उसे स्टोर उसका स्टोर रूम है वो, ठीक है, वहाँ से। और जब हम फैट खाते हैं ना, मैं आप लोगों को खिला रही हूँ अंडे, मैं आप लोगों को खिला रही हूँ गुड ऑयल्स कह रही हूँ। और हाँ, ये ऑयल की एक और ये बहुत मैसेज आ रहे हैं कि हम लोग देसी घी में अंडा बना लें, मक्खन में अंडा बना लें, हम लोग ऑलिव ऑयल में अंडा बना लें। मेरा कुकिंग ऑयल वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑलिव ऑयल में क्यों नहीं पकाना। उसके बाद जो मैं आपको सुबह कह रही होती हूँ कि आप लोगों ने उस कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, उसके पीछे उसकी रीज़न होती है, किसी रीज़न के पीछे के लिए मैं वो यूज़ करा रही होती हूँ। ये हार्मोन जो डिस्टर्ब है, कोकोनट ऑयल इन हार्मोन्स को काम डाउन करता है, इसको सुधार की तरफ लेके जाता है। तो इस वजह से मैं कोकोनट ऑयल का कहा हुआ है, तो जिस तरह कहा हुआ है ना मैंने, आप लोग वो चीज़ें उसी तरह से ही इसे यूज़ करें। और ऊपर से गट आप लोगों के ख़राब है, आप लोगों की डाइजेशन ख़राब है, स्टमक में एसिड नहीं है, तो वो जो कोकोनट ऑयल है ये एक हजम शुदा ही होता है, इसे बहुत थोड़ी ताकत चाहिए होती है हजम होने में, जिस्म का हिस्सा बनने में। देसी घी खा तो लेंगे, लूज मोशन आके सारा निकल जाना है, तो फिर फ़ायदा उस देसी घी खाएगा। तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके अपने सिस्टम को, ये तभी चीज़ें पता चलेंगी जब आप कंप्लीट वीडियो सुनेंगे और सारी वीडियोस को लिंक्ड करेंगे, सुनेंगे कि इस वीडियो में इसने क्या कहा है, तभी पता समझ तभी पाएंगे कि रीज़न हमारी क्या बन रही है। अब आप लोग ये जब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इनको डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे अंडे की जर्दी है, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, इसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा फैट चाहिए होता है, वो किसने भेजना होता है, वो पित्ता जोन सा है वो कंसनट्रेट करता है, यानी कि वो गाढ़ा होता है, उसको वो उतनी मिकदार में कि जितना हमें छोटी आंत में फिर वो भिजवाता है उसको बाइल को, ताकि वो हज़म हो सके हमारी गुड फैट। अब आप लोग खा तो लेंगे, अब फैट, अब दो चीज़ें ज़रूरी हैं, स्टमक में मैदे में तेज़ाब होना ज़रूरी है कि वो आपको जो रेड मीट वगैरह में यूज़ करवा रही हूँ सेलेनियम पूरा कराने के लिए, तेज़ाब अच्छा होगा तो वो डाइजेस्ट कर पाएगा। अब आप लोगों को जो मैं अंडे की जर्दी खिला रही हूँ, सेलेनियम आपने इससे हासिल करना है, आप लोगों का बाइल अच्छा होगा, आपका पित्ता, आपका लिवर अच्छा काम कर रहा होगा, बाइल वहाँ पे सही मिकदार में होगा, तो वो तभी उसको खाना जब स्टमक से निकल के पहले छोटी आंत में जाता है, वहाँ पे उसकी डाइजेशन बाकी की होती है, उसके लिए फिर जो चिकनाई होती है, ये कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल आता है वहाँ से, लिवर फिर उसको जो है वो वहाँ पे छोड़ता है। तो जिनको लूज़ मोशन आते हैं उसका ये मतलब होता है कि उनका बाइल नहीं आ पा रहा है वहाँ पर, उसकी वजह है कि या तो कोई पथरियाँ वहाँ पे बन गई हैं, या पीछे लिवर से, उसकी दो रीज़न अब हो सकती हैं, या तो लिवर ही बाइल नहीं बना रहा है और उसमें नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो नहीं छोटी आंत में आ पा रहा है। और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपके जो पित्ता है उसमें थोड़ी पथरी बन गई है। पथरी किससे बनती है? वो जो हार्ड कोलेस्ट्रॉल और कचरा होता है जो लीवर का सारा, वो फिर जाके वो बाइल उसमें जाना होता है ना, पित्ते में बाइल में जाना होता है, फिर वो जब लीवर के सारा
सारा गंद जब वो नहीं संभाल पाता है, वो अपने अंदर गंद नहीं रखता है, वो उठा के फिर फेंकना शुरू कर देता है ऑर्गन्स में, तो फिर वो जो सा है वो पित्ते में जाके फिर वो स्टोर हो जाता है, वो बबल्स से बन जाते हैं और फिर वो उसे पथरी कहा जाता है। तो उसे भी वो आप लोगों की भी अगर अच्छी डाइट अपनी रखेंगे, अपनी डाइजेशन ठीक करेंगे। मैं पित्ते के ऊपर ना इसके ऊपर बहुत काम करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी औरतें हैं जो यही कही जा रही हैं हमें लूज़ मोशन हो रहे हैं, वो समझ रही हैं एप्पल साइडर विनेगर लूज़ मोशन कर रहा है, हालांकि उसके पीछे रीज़न उनका पित्ता है, उनका लिवर है। इस पर वीडियोज़ आने वाली हैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला, डिटेल के साथ आएंगी, आपको पता चल जाएगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगी उन्होंने करना क्या है, कौन सा साथ में सप्लीमेंट यूज़ करेंगे तो वो उनका ये इशू क्लियर हो जाएगा। तो ये प्लीज़ वीडियो शेयर करें, ये अपनी बच्चों का ख्याल रखें, और जो बच्चियों में थोड़ा चिड़चिड़ापन और इस तरह से हो रहा होता है तो समझ जाएँ उसके हार्मोन में कुछ खराबी आ रही है, उसका आप लोग गुड फैट गुड प्रोटीन उसका बढ़ाएं, 2 अंडों का आप लोग नाश्ता करा के बच्चे को भेजें, बच्चे का चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा, स्कूल में समझ भी आएगी, कंसंट्रेशन भी हो पाएगी, ठीक है। तो गुड फैट बच्चों के पढ़ाएं और अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करें उनके साथ इशू क्या चल रहे हैं, और उनके सोल्यूशन जो से हैं वो उसमें मत ढूंढें कि हमें कोई सनस्क्रीन बता दें। आप लोग आपको समझ आ गई होगी अगर आप मुझे सुन रही हैं कि आपको अपनी बच्ची के लिए क्या काम करना है। अल्लाह हाफ़िज़।